नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आखिरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एसआईटी की टीम ने 100 गवाहों के बयान और पर्याप्त 30 सबूतों के आधार पर 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करने के लिए पीओ भेज दी है। सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और शनिवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसआईटी डीआईजी की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम को 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी थी और ये मियाद 20 दिसंबर को पूरी हो रही थी। एसआईटी की टीम 90 दिन से पहले ही सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर रही है और साथ ही आरोपियों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 120 बी के अलावा देह व्यापार और मानव तस्करी जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के अनुसार इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, क्योंकि अभी आरोपियों का नार्को टेस्ट होना है। कुछ साइंटिफिक जैसे बारीकियां भी अभी अलग सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल हो सकती हैं। चर्चित हमारा जो एक केस है, जो अंकिता भंडारी मर्डर केस है, उस पे एसआईटी ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन एक केप का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। अब चार्जशीट हम न्यायालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है और बाकी पूरा आपके प्रेस नोट भी हमने बना दिए हैं। तो आगे आप जो सवाल करना तो कर लीजिए। चार्जशीट है हमारा 120B IPC रेड विद 302 IPC with 354A IPC and 51B 5 सब क्लास 1B ITPA एक्ट के तहत हमें चार्जशीट प्रसिद्ध की जा रही है। तीन अक्यूज्ड है और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के और कुछ और पॉइंट्स पे। 500 पेज की होगी हमारी, करीब 100 विटनेसेस है, करीब 30+ एग्जिबिट्स है अभी तक का। बहुत चर्चित हमारा जो सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के दौरान अक्सर आम जनता के बीच दिखाई देते हैं। भले ही उनका जनपद का दौरा हो या सियासी सभा, वो चाय की दुकान या खेल के मैदान में लोगों से संवाद करते दिखाई देते हैं। और वही कुछ ऐसा ही शनिवार को देहरादून के ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम में अभ्यास कर रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ जॉगिंग किया और युवाओं को खेल भावना से जोड़ने के लिए सार्थक पहल के साथ कई बिंदुओं पर बात की। इस दौरान सीएम को अपने बीच देख खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों एवं स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय टी स्टॉल पर एक सामान्य नागरिक की तरह चर्चा भी की और चाय भी पी और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय बैडमिंटन क्लब की बैडमिंटन प्रतियोगिता का परेड मैदान स्थित बैडमिंटन हॉल में उद्घाटन किया और इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी हमारी आंख, नाक और कान हैं। इनके बिना हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। मसूरी चिंतन शिविर आईएएस वीक के बाद अब सचिवालय के भी सेक्शन अफसर और सीनियर अफसरों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि आम जनता का काम तेजी से सुलभ हो और साथ ही योजनाएं इस प्रकार से बने जिसका सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा मिले। पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहां पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है
उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पीएम मोदी को लेकर के दिए गए आपत्तिजनक बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। बीजेपी बिलावल के बयान के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिलावल के बयान की कड़ी निंदा की है। सीएम धामी ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। सीएम ने कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे लोग वंशवाद जैसी बुराई के प्रतीक है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज पीएम मोदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। बिलावल का इस तरह का बयान हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान है। सीएम धामी ने कहा कि भुट्टो का बयान पाकिस्तान की खोखली स्थिति से ध्यान भटाने का प्रयास है। भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी महानगर ने उग्र प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूंका। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता महानगर बीजेपी कार्यालय से कूच करके घंटाघर पहुंचे और पाकिस्तान का पुतला फूंका। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर के चारों तरफ गुस्से का माहौल है। घंटाघर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंका, पाकिस्तान का पुतला फूंका। बिलावल के बेशर्म बोल पर बीजेपी का हल्ला बोल यहां पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं या फिर अन्य कार्यकर्ताओं हाथ में बोर्ड लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कल एक अशोभनीय, अति निंदनीय, बेशर्म टिप्पणी देश के महानायक, विश्व के महानायक, आज जो विश्व की आवाज बन चुके हैं, उस नेता के ऊपर ये टिप्पणी की है। आज इस भारतीय जनता पार्टी और इस भारतवर्ष का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक सिटीजन इस बात के लिए रोष में है, इस बात के लिए गुस्से में है कि ये किस तरीके की बीमारी सोच में है, ये किस तरीके की दिवालिया सोच में है, कि ये किस तरीके की उल्टी सीधी टिप्पणियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने कल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान पर उत्तराखंड में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। रुड़की में बीजेपी नेताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया और अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की है। बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया गया है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो भारत के तो है ही, जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, उसका प्रधानमंत्री, और जिस प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया उसका लोहा मानती हो, उसके लिए बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान के ने अभद्र टिप्पणी की। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसका पुतला दहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिलावल भुट्टो
लालकुआं नगर पंचायत के सभागार में स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहन बिष्ट ने 2023 तक लालकुआं विधानसभा में पेयजल की सभी समस्याओं का समाधान होने की बात कही है। वहीं गौला नदी के रॉयल्टी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, रॉयल्टी दर में कटौती जरूर की जाएगी और 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। 1.5 महीने से जो गौला में वाहनों का संचालन नहीं हो पाने से जो हमारे क्षेत्र के वाहन स्वामी आंदोलनरत थे और उनकी समस्या को देखते हुए उनकी मांग को देखते हुए माननीय पुष्कर धामी जी की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि जो उनकी मांग थी कि गौला नदी में रॉयल्टी की दरें बहुत अधिक हैं, उसको 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक कम करने का निर्णय हो गया है। अब जो है लोगों को बिजली के कनेक्शन और मीटर मिल सकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के सहयोग से हम कार्य संपन्न कराने में सफल हुए हैं। क्षेत्र के वाहन स्वामियों को गौला से जुड़े हुए कानूनी व्यवसाय हो रही थी, उसका निस्तारण करने के लिए हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। 1.5 महीने से जो उत्तराखंड में बाल वाटिका का स्वरूप बदलने की तैयारी हो रही है। नैनीताल के रामगढ़ की बाल वाटिका से इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर बाल वाटिका को प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया गया है। अब प्रदेश की दूसरी बाल वाटिकाओं में भी इसी तरह बच्चों की शैक्षणिक कार्य से जुड़ी सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। नैनीताल जनपद के रामगढ़ की एक बाल वाटिका की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में बतौर इन्हें प्ले स्कूल तैयार किया है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने प्रदेश में आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका के तौर पर बदलकर बच्चों को हाईटेक और स्मार्ट तरीके से शिक्षा देने के तौर पर तैयार किया है। उत्तराखंड शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी है कि प्रदेश के ऐसे आंगनबाड़ी जो स्कूल के साथ चलते हैं, उन्हें सबसे पहले बाल वाटिका के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बच्चों को स्मार्ट क्लास और हाईटेक तरीके से शिक्षा देने की तैयारी भी की जा रही है। विद्यालयों में ही संचालित है। प्रथम चरण में ऐसी सारी आंगनबाड़ियों में हम लोगों ने बाल वाटिका शुरू की है जो प्री स्कूलिंग है। उसके लिए जो बच्चों के लिए लिटरेचर बनने थे, जो निर्देशिका बननी थी वो भी बना के हमने दिया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निर्देशिका बननी थी वो भी बना करके दिया है। जो कक्षाएं हैं उनको हम रूपांतरित कर रहे हैं बाल वाटिका कक्षाओं के रूप में, ताकि बच्चे जो हमारी वाल है उसको भी एक लर्निंग एड के रूप में प्रयोग करें और उसको सीखें। उसको देखते हुए बाल वाटिका विकसित की गई है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो रामगढ़ की ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी ने उसको विकसित किया और बहुत ही अच्छी है। उसी तरह की हम लोग प्रदेश की अन्य जो बाल वाटिकाएँ हैं, कक्षाएँ हैं, उसको भी वैसे ही बनाए। विद्यालयों में ही संचालित है। प्रथम चरण में ऐसी सारी नैनीताल बैंक का विनिवेश करने के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान स्थित नैनीताल बैंक की शाखाओं के कर्मचारियों ने नैनीताल स्थित बैंक मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस बीच कर्मचारियों ने बोर्ड के त्रैमासिक बैठक भी नहीं चलने दी। आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक के 98.57% हिस्सेदारी में विनिवेश की मंजूरी दी है। बैंक के शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियां आमंत्रित की गई हैं। बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से लिए गए फैसले को तत्काल वापस लिया जाए और फिर नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 4 दिन के भीतर बैंक प्रबंधन ने इस पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। की साइड पे या समथिंग जो MOI आया है बैंक बड़ौदा की तरफ से, उस पर जो न्यूज़ फ्लोट हुई है उसके लिए टोकन प्रोटेस्ट था और आज हम मेमोरेंडम देने वाले हैं मैनेजमेंट को अपनी डिमांड से, या तो इसको वापस ले दीजिए जो आपने लिया, बैंक बड़ौदा की मैनेजमेंट को ये जाएगा और हमसे हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए और बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन
अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली महत्वपूर्ण खबर की। लक्सर स्थित बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों के लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर के शनिवार को लक्सर पहुंचे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने रेलवे को आंदोलन की चेतावनी दी है। संजीव चौधरी का कहना है कि बाईपास मार्ग की रेलगाड़ियों को वाया लक्सर होकर निकाला जाना चाहिए। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो व्यापार मंडल द्वारा दूसरे जिलों की इकाइयों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके माध्यम से अभी वार्ता हम केंद्र सरकार से रेल मंत्री जी से करने वाले हैं और लिखित तौर पे तो हमने दे दिया है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर केंद्र से ये मांग करने वाले हैं कि उन ट्रेनों को यहाँ से निकाला जाए और नहीं मांगे पूरी होती है तो निश्चित तौर पर व्यापार मंडल केवल लक्सर का ही नहीं, हमारी अन्य जिले की इस जिले की इकाइयां भी इस आंदोलन में उनके साथ देंगी, लक्सर व्यापार मंडल का सहयोग करेंगी। शासन को अब चेतना होगा, जागना होगा कि जो जाने गई हैं या जो दुर्घटना हुई है उनका तो पाप उनको लगने ही वाला है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए यदि वो नहीं चेते तो निश्चित तौर पर आंदोलन किया जाए। ट्रेनों को लेकर अभी हमारी माननीय हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का सहायक आयुक्त कार्यालय ज्वालापुर पर धरना जारी है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का ऐलान किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में मांगे पूरी नहीं होने तक जारी धरना रखने की चेतावनी दी गई है भारतीय किसान यूनियन की ओर से, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का धरना जारी है। सहायक आयुक्त कार्यालय ज्वालापुर पर धरने पर बैठे हैं किसान। यहाँ हमारे धरने को आज 5वां दिन है और ये हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से यहाँ के केंद्र सचिव ने 60 गांठ कर मिल मालिकों के साथ उत्तम शुगर मिल के सेंटर तो दूसरे क्षेत्रों में दे दिए और इकबालपुर और लक्सर को उत्तम क्षेत्रों में सेंटर नहीं दे रहे। हमारा मानना यह है कि जिले में पूरी कानून व्यवस्था गन्ना की एक रहनी चाहिए। जो किसान जिस भी फैक्ट्री को अपना गन्ना देना चाहता हो, जिस गांव के प्रस्ताव के अनुसार उन्हें सेंटर आवंटित कर दिए जा। जिले में कोई माननीय प्रधानमंत्री जी ने की घोषणा के अनुसार किसान अपनी फसल कहीं भी कभी भी कभी भी बेच सकता है। तो हमारा ये धरना आज 5वें दिन जारी है। केन कमिश्नर महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 17 तारीख तक किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे। यहाँ हमारे धरने को आज 5वां दिन है और ये हमारी सितारगंज पुलिस ने कोतवाली में महिलाओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप पर उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को शिकायत कर सकती है और इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपराध के बारे में फोटो और वीडियो सहित जानकारी दे सकता है, शिकायत कर सकता है। सरकार के द्वारा उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐप लॉन्च हुआ था, उत्तराखंड पुलिस ऐप। उसके अंदर कई वॉलेट्स हैं जिसमें महिला सुरक्षा और को देखते हुए गौरा शक्ति ऐप करके एक वॉलेट है। उसके संबंध में हमारी महिला आरक्षी हैं ज्योति शर्मा, ये लगातार काफ़ी टाइम से महिलाओं के संपर्क में गांव में जाके, फैक्ट्रियों में जाके, गांव में इस गौरा शक्ति ऐप। आजकल उत्तराखंड सरकार ने अभी ये एक नई ऐप बनाई है, ये जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं के लिए पहले 112 नंबर चलाया गया था और एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है जिसमें कि गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए है और उत्तराखंड पुलिस ऐप को पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गौरा शक्ति ऐप है, गौरा शक्ति ऐप की बहुत सारी उसमें महिलाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए पूरे उत्तराखंड में, यूपी में आप कहीं भी चले जाइए, आप अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सकते हैं। इसमें एक तरह से उत्तराखंड पुलिस ऐप जो है, इसमें एक छोटा सा एक वॉलेट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं, जैसे ई कंप्लेंट्स हैं, गौरा शक्ति ऐप है, नशे से संबंधित है
और सत्यापन है, वेरिफिकेशन, उसमें कई इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। गाँव के साथ में हमारे कोतवाल साहब और हमारी ज्योति मैडम और सोनिया मैडम के साथ में हम लोगों ने बैठ करके मीटिंग की। उसमें एक उत्तराखंड एक महिला ऐप बनाया गया है, उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिसमें एक गौरा देवी का भी एक ऐप बनाया है। उसमें किसी की भी संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे हम लोग रात में कोई महिलाएं आती है तो उसको कोई गाड़ी नहीं मिलती है, बस नहीं मिलती है, आने जाने में कोई दिक्कत होती है, तो वो एक ऐप बनाया, उसमें एक नंबर है, उसको वो डायल करेंगे तो वो तुरंत वहाँ से उसको लेने के लिए आ जाएंगे। या कोई नशेड़ी रात में परेशान करता है, अकेली महिला को देख करके छेड़ता है, उसके लिए भी एक आरामदायक मतलब है ये सुविधा। राजकीय महाविद्यालय कोटबाग में नवनिर्मित भवन निर्माण के कार्य में छात्रों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय कोटबाग के भवन निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो पूरे तरीके से मानकों के विरुद्ध है। वहीं छात्र राहुल पंत ने बताया कि भवन निर्माण की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है और साथ ही छात्रों को भी भविष्य में खतरा मोल लेना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्होंने कुमाऊं आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज बन रहा है उसके निर्माण में कुछ गुणवत्ता को लेकर सवाल आपने उठाए हैं, तो जो भी कार्यदायी संस्था है उसका हम एक थर्ड पार्टी से इनके सैंपल्स यहाँ से ले लेंगे और सैंपल पास होने के उपरांत ही भुगतान किया जाए। कुछ ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। यहाँ पे जो महाविद्यालय कोटबाग में अव्यवस्थाएं चल रही हैं और जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रखा है उनमें जो गुणवत्ता संबंधी जो टीम भेजी गई थी जांच के लिए डीडीओ साहब की अध्यक्षता में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया और कहा कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए, क्योंकि उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और जांच के दौरान ये पाया गया कि जो बिल्डिंग है उसमें कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं। जो कंक्रीट है उसमें कट्टे पाए गए हैं, सीमेंट के जो खाली कट्टे होते हैं प्लास्टिक के वो पाए गए हैं और काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। और जो अभी नए बिल्डिंग है जो 4-5 महीने जिसको भी बने हुए हो रहे हैं उसकी छतें चूरी हैं, जो दरवाज़ों में दीमक लगी हुई है। तो ऐसे में हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि आप इसकी जाँच करवाइए और जो न्यायोचित कार्य है वो करने की कृपा करें। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एनडीए स्कूल ने अपने 25 साल पूरे करने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। उन्होंने स्कूल के संस्थापक महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोध सिंह महाराज की उपस्थिति में स्कूल के प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। स्कूल के 15 शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 25 साल तक रेगुलर अपनी सेवा देने पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी है, जो एनडीएस स्कूल में दिए जा रहे हैं। 1971 के अंदर में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद में जो इंडो पाक वॉर 1971 था, किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो मिलिट्री डिसिसिव और स्ट्रैटेजिक विक्ट्री को रूप दिया था। पूरी दुनिया नहीं भूलेगी कि उस दिन में, उस वक्त के अंदर में भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान की क्या परिचय दिया। महज 13 दिन के अंदर में पूरे लड़ाई को खत्म किया। गौरव। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।